नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल GTT EDU पर। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछली क्लास के अंदर हमने चर्चा कर ली थी ज्वालामुखी से बनने वाली जो बाह्य व आंतरिक स्थलाकृतियां हैं उनके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। और आज उन स्थलाकृतियों के अंदर जो कुछ बची हैं उनके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप अगर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखते हैं तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होने वाला है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि सारी बातें हैं वो हम कॉन्सेप्ट के साथ में करते हैं। और वीडियो की हम बात करेंगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में, अपने मित्र गणों के साथ में क्या है शेयर करना है, ताकि उनको भी फायदा मिल सके। क्योंकि बीए फर्स्ट ईयर की बात करेंगे, सेकेंड ईयर की बात करेंगे और थर्ड ईयर की बात करेंगे तो इनकी जो ज्योग्राफी है वो संपूर्ण ज्योग्राफी आपको इस चैनल पर करवाई जाएगी, निःशुल्क करवाई जाएगी। बच्चों ने कहा था, यानी बच्चा ही बोला कि सर ऑनलाइन क्लास है वो भी चालू कर दो। तो ऑनलाइन की आप बात करेंगे तो ऑनलाइन के अंदर क्या है कि ऑनलाइन में जियां की बात करा, ऑनलाइन जो कोर्स जो चला रखो है या ऑनलाइन कोर्स की बात करेंगे आप तो ऑनलाइन जो चैनल है वह आज बहुत आगे पहुंच चुका। पर आपा आखिर है शुरुआत, हमने शुरुआत की है, आपा शुरुआत करी है और वह आगे पहुंच गए। पर कोई बात नहीं, क्या है कि शुरुआत क्या है, शुरुआत से ही हमें पता चलता है, शुरुआत में अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो चर्चा करेंगे हम आगे। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि मैं बार बार वीडियो के अंदर आपको ये बोलता हूँ कि सारी बातें वो कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ हम करते हैं। तो आपको क्या है क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि उनको भी पता चल सके कि हाँ इस प्रकार से जो क्लासें हैं वो निरंतर यूट्यूब पे आ रही हैं। और हम मैथ की भी बात करेंगे, अगर कोई बच्चा है वो मैथ पढ़ना चाहता है तो बहुत ही शानदार तरीके से सर के द्वारा मैथ है वो क्या है इस चैनल पर करवाई जा रही है। तो अगर किसी बच्चे को मैथ का सिलेबस करना है तो वो इस चैनल से जुड़ें, क्योंकि मैथ की क्लासें भी निरंतर इस चैनल पर आ रही हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं आगे, हम टॉपिक के ऊपर बात करते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से बनने वाली बाह्य व आंतरिक स्थलाकृतियां, बाह्य व आंतरिक स्थलाकृतियां। आंतरिक स्थलाकृतियां, अब देखो मैंने आपको बता दिया था कि इस लाइन में सब कुछ है। देखो बाह्य का मतलब क्या होता है, बाहर की ओर। बाह्य का मतलब क्या होता है, बाहर की ओर। आंतरिक का मतलब क्या होता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में यानी अंदर की ओर। ज्वालामुखी से बनने वाली बाह्य यानी बाहर की ओर, आंतरिक यानी अंदर की ओर बनने वाली स्थलाकृतियां। स्थलाकृतियों का मतलब क्या हो गया, स्थल के ऊपर बनने वाली स्थलाकृति, स्थल के ऊपर बनने वाली आकृति। स्थल खंडीय भाग है उसके ऊपर बनने वाली जो आकृति है उसको क्या कहा जाता है, स्थलाकृति के नाम से जाना जाता है। अब देखो हमने एक चित्र भी बनाया था, जैसा कि आपको पता है, हम चित्र फिर से बना देते हैं। हमने एक चित्र भी बनाया था, उस चित्र में पृथ्वी का धरातलीय भाग, आंतरिक भाग, पृथ्वी का धरातलीय भाग, आंतरिक भाग, इसमें हमने इस प्रकार से दो संरचनाएं बनाई थी। इसके अंदर हमने पहले देखा था ये बैथोलिथ। इसके बाद ऊपर हमने इस प्रकार से दूसरी जो आकृति देखी थी, दूसरी जो आकृति हमने इस प्रकार से देखी थी, कटोरी की समान आकृति। फिर इस प्रकार से हमने एक आकृति और देखी थी, इस प्रकार से आधे चांद के समान या अर्धचंद्राकार, उल्टी कटोरी के समान। फिर इस प्रकार से हमने
ये भाग देखा था, इसके अंदर हमने नीचे की तरफ एक तीर जाते हुआ और ऊपर की तरफ ये भाग और ऊपर की तरफ एक तीर का निशान, यानी एक जो रेखा है जो तीर के भांति क्या है आगे की तरफ बढ़ रही है। और इसके बाद में हमने ये जो भाग देखा था लहरदार, मैंने आपको बता दिया था यहाँ पर लहरदार, तो इसको बोला गया फैकोलिथ। इसको क्या बोला गया? फैकोलिथ। ऊपर वाला जो भाग था इसको डाइक और नीचे वाला भाग है इसको सील कहा गया। ये जो भाग है इसको कहा गया स्टॉक एंड बॉस, स्टॉक एंड बॉस कहा गया। अब देखो हमने बैथोलिथ पे चर्चा कर ली थी, हमने लेपोलिथ पे चर्चा कर ली थी, हमने लेकोलिथ के ऊपर चर्चा कर ली थी, लेकोलिथ। आज हम बात करने वाले हैं आगे फैकोलिथ के ऊपर चर्चा करने वाले, 4 नंबर की जो स्थलाकृति है उसके ऊपर चर्चा करनी है फैकोलिथ। नाम भले ही आपने क्या है पहली बार सुने हैं ये कि डाइक है, सील है, फैकोलिथ है, स्टॉक एंड बॉस है, बैथोलिथ है, लेपोलिथ है, लेकोलिथ है, पर इनके बारे में मैंने आपको विस्तार पूर्वक बता दिया। अगर किसी भी बच्चे ने नहीं देखा है, किसी भी स्टूडेंट ने नहीं देखा है, तो वो क्या है पिछले वाले वीडियो के अंदर जाके क्या है देख सकते हैं। अब देखो फैकोलिथ क्या है, तो वही बात ज्वालामुखी। अब हमेशा अगर ज्वालामुखी फटेगा, विस्फोट होगा, तो ज्वालामुखी से क्या निकलेगा बाहर की ओर? मलबा। मलबा क्या होता है? मलबा क्या होता है? जो कचरा होता है ना, जो कचरा होता है उसको मलबा बोला जाता है। ज्वालामुखी जब विस्फोट होगा, ज्वालामुखी जब फटेगा तो उससे क्या निकलेगा बाहर की ओर? मिट्टी निकलेगी, राख निकलेगी, प्लस उसके साथ में पत्थर के टुकड़े हैं वो निकलेंगे। तो ये क्या हो गया, इन सबको मिलाकर हम क्या बोल देते हैं? मलबा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मलबा। और मलबे का हमेशा क्या होता है? जमाव। मलबे का हमेशा क्या होता है? जमाव। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि मलबा आसमान में उड़ता है, ठीक है, आसमान में तो उड़ता नहीं। मलबे का जमाव कहां पर होगा? जहां पर क्या है धरातलीय भाग होगा, उस धरातलीय भाग पर ही वापस क्या है मिट्टी है, पत्थर के टुकड़े हैं, राख है, वो गिरेगी वापस। तो मलबा कहां पर है? धरातलीय भाग पर उसका क्या हो जाएगा? जमाव। अब जमाव है, जमाव होने से जो उसकी आकृति है, उसकी आकृति है वो कैसी बन जाएगी? लहरदार। कैसी बन जाएगी? लहरदार बन जाएगी। जैसे कि आप चित्र के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से लहरनुमा जो आकृति है वो यहाँ पर आपको नजर आ रही है। एक बार आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए, जहां पर मार्कर के द्वारा आपको बताया जा रहा है वहां पर आप ध्यान दीजिए, जहां पर मार्कर चलाया जा रहा है। ये क्या है? लहरदार या लहरनुमा जो आकृति है वो आपको दिखाई दे रही है। तो आकृति की हम बात करेंगे तो कैसी बनेगी? लहरदार। तो उसे क्या कहा जाता है? फैकोलिथ कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? फैकोलिथ कहा जाता है। फिर से देख लो, ज्वालामुखी हमेशा फटती है, ज्वालामुखी का हमेशा क्या होता है? विस्फोट होता है। तो ज्वालामुखी विस्फोट से क्या निकलता है? मलबा बाहर निकलता है। उस मलबे का हमेशा क्या होता है? जमाव। और जमाव होने से जो आकृति बनती है उस आकृति कैसी होगी? वो आकृति लहरदार आकृति होगी। और उस लहरदार आकृति को ही क्या है? फैकोलिथ कहा जाता है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद देखो हम आगे बढ़ते हैं और अगली जो स्थलाकृति है उससे अगले स्थलाकृति के ऊपर चर्चा करेंगे। अगली स्थलाकृति के ऊपर चर्चा करते हैं और अगली जो 5 नंबर स्थलाकृति आती है वो है हमारी डाइक। कौन सी है? डाइक है। अब इस डाइक के बारे में जानते हैं क्या है। देखो ये जो आपको आकृति है वो दिखाई दे रही है, इस प्रकार से जा रही है, फिर ऊपर की तरफ जा रही है, फिर नीचे की तरफ आ रही है, फिर क्या है एक सीधी रेखा के रूप में आगे की तरफ निकलती जा रही है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा पहले देख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी से मलबा है वो बाहर निकलता है। क्या निकलता है? मलबा बाहर निकलता है। उस मलबे का हमेशा क्या होता है? जमाव। उस मलबे का हमेशा क्या होता है? जमाव। अब वो जो जमाव होगा वो किस प्रकार से होगा? तो जमाव देखो किस प्रकार से होगा, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे या
एक सीधी पट्टी के रूप में, एक सीधी पट्टी के रूप में, एक सीधी पट्टी के रूप में इसका जमाव हो रहा है। ठीक है, तो समझना, ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी से मलबा निकलता है, उस मलबे का हमेशा क्या होता है, जमाव। अब जमाव है वो कैसे होगा, तो ऊपर से नीचे या एक सीधी पट्टी के रूप में। तो आप चित्र के अंदर यहां पर ध्यान दीजिए, ये इस प्रकार से ये चित्र बना है, मतलब ऊपर जा रहा है, ऊपर से फिर नीचे आ रहा है और नीचे से इसके बाद में आगे की तरफ बढ़ रहा है, एक सीधी रेखा के रूप में या एक सीधी पट्टी के रूप में। ठीक है, बोर्ड पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये ऐसे इस प्रकार से जो आकृति है वो यहाँ से बनना स्टार्ट होगी, तो यहाँ से बनना स्टार्ट होगी तो ऊपर जाएगी पहले, फिर ऊपर से नीचे की ओर आ रही है और नीचे की ओर जाने के बाद आगे की तरफ ये रेखा के रूप में आगे की तरफ बढ़ रही है। तो ऊपर से नीचे या एक सीधी पट्टी के रूप में इसका क्या है, ये जो आकृति है इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ज्वालामुखी से जो मलबा निकलता है उस मलबे का जमाव, उस मलबे के जमाव है वो जमाव ऊपर से नीचे या एक सीधी पट्टी के रूप में होता है, उसे क्या कहा जाता है, डाइक कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, डाइक कहा जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे हम चर्चा कर लेते हैं अगली जो 6 नंबर जो स्थलाकृति है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं हम। 6 नंबर की स्थलाकृति के ऊपर चर्चा करेंगे, उसका नाम है सील, उसका नाम है सील। अब देखो, परिभाषा तो वैसे ही उसी प्रकार से होगी कि ज्वालामुखी से निकलने वाला मलबा या तप्त लावा, इस मलबे का हमेशा क्या होगा, जमाव। अब जमाव है वो किस प्रकार से होगा, तो ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज रेखा के रूप में इसका जमाव होता है। अब देखो ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज रेखा, तो देखो यहां पर ये इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर हो गई और इस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ रही है क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर एंड क्षैतिज रेखा इस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ रही है। तो ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज रेखा के रूप में इसका क्या होता है, जमाव होता है। ठीक है, ज्वालामुखी जब फटता है, विस्फोट होता है तो इसका मलबा बाहर निकलता है, उस मलबे का हमेशा जमाव होता है और जमाव है वो ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज रेखा के रूप में क्या होता है, तो इसको क्या कहते हैं, हम सील कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हम सील कहते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे हमारी जो लास्ट 6 नंबर की जो स्थलाकृति है, स्टोक एंड बोस। उस 6 नंबर की आकृति के बारे में हम बात कर लेते हैं, स्टोक एंड बोस। अब पहले तो आप ये देखो कि यहाँ पर बैथोलिट के समान ही यहाँ पर आकृतियां बन रही है, देखो ये यहाँ इस प्रकार से। ठीक है, तो स्टोक एंड बोस, तो ज्वालामुखी जब विस्फोट होती है तो उस विस्फोट होने के साथ में मलबा बाहर निकलता है, उस मलबे का हमेशा जमाव होता है। अब जमाव है वो क्या है, बैथोलिट के समान। किसके समान, बैथोलिट के समान आकृति है वो यहाँ पर आपको नजर आने वाली है। तो बैथोलिट के समान यहाँ पर जो आकृति है उनका क्या होता है, निर्माण होता है, उसे क्या कहा जाता है, स्टोक एंड बोस कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना, स्टोक एंड बोस किसे कहा जाता है, ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी विस्फोट से क्या निकलता है, मलबा बाहर निकलता है, उस मलबे का हमेशा क्या होता है, जमाव होता है। और वो जमाव किस प्रकार से, बैथोलिट, जैसे बैथोलिट के अंदर हो रहा है ना, यहाँ पर देखिए आप, वैसे क्या है यहाँ पर जो ये आकृति ये नजर आ रही है आपको, तो बैथोलिट के समान यहाँ पर क्या है, बैथोलिट के समान ही आकृति बनती है, उसको क्या कहा जाता है, स्टोक एंड बोस कहा जाता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, बैथोलिट क्या है,
इसके अंदर आकृति कैसी बनती है, तो गुंबद नुमा आकृति या टीले नुमा आकृति बनती है। ठीक है, इसके बाद हम लेपोलिथ की बात कर लेते हैं। तो लेपोलिथ की परिभाषा क्या है कि ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो विस्फोट होने के साथ ही मलबा बाहर निकलता है। मलबे का हमेशा क्या होता है, जमाव होता है। जमाव है वो बैथोलित ना होकर इसकी जो आकृति है वो सीधी कटोरी के समान होती है, उसको क्या कहा जाता है, लेपोलिथ कहा जाता है। लेकोलिथ किसे कहते हैं, तो ज्वालामुखी जब विस्फोट होती है तो उससे निकलने वाला जो मलबा है उस मलबे का हमेशा जमाव होता है। अब वो जमाव है वो लेपोलिथ ना होकर अर्धचंद्राकार या उल्टी कटोरी के समान, यहाँ पर देखो अर्धचंद्राकार या उल्टी कटोरी के समान हो जाता है, उसे कहा जाता है लेकोलिथ। फैकोलिथ हमने अभी पढ़ा है कि ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो उससे निकलने वाला जो मलबा है उस मलबे का जमाव हमेशा क्या है, लहरदार रूप में होगा, उसकी आकृति है वो लहरदार होगी, तो उसे क्या कहा जाता है, फैकोलिथ कहा जाता है। इसके बाद डाइक के बारे में हमने देखा कि ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो उससे निकलने वाला जो मलबा है उसका हमेशा जमाव होता है, और जमाव है वो क्या है, ऊपर से नीचे या एक सीधी पट्टी के रूप में होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, डाइक कहा जाता है। इसके बाद में सील की बात करेंगे। सील किसे कहते हैं, तो सील ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो उस विस्फोट से निकलने वाला जो मलबा है उस मलबे का जमाव होता है हमेशा, और जमाव है वो ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज रेखा के रूप में होता है, उसे सील कहा जाता है। इसके बाद स्टोक एंड बोस। तो स्टोक एंड बोस किसे कहते हैं, ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी विस्फोट से मलबा बाहर निकलता है और मलबे का हमेशा जमाव होता है। जमाव क्या है, किस प्रकार से होगा, बैथोलिथ के समान ही क्या उसकी जो आकृति वो बनेगी, तो इसे क्या कहा जाएगा, स्टोक एंड बोस कहा जाएगा। तो ये आज की हमारी क्लास थी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगी तो उसमें हम अगले टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो अब क्लास कैसी लगी ये जरूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ में इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना वीडियो को, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।